Hello guys, hi, this is अपूर्वा चौकसे एंड आई वेलकम यू टू अपूर्वा चौकसे अकेडमी। गाइस, ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर आपको मेरा वीडियो नहीं दिख रहा होगा। मैक्सिमम वीडियोस में मेरा वीडियो रहता है, बट ड्यू टू सम लाइट इश्यूज आई एम नॉट एबल टू कैप्चर अ वीडियो राइट नाउ। तो ये जो सेशंस हैं इसके अंदर बेसिकली ये सेशन हर रात को 9 बजे होगा। लाइव सेशंस रहेंगे, आज के दिन रिकॉर्डेड है, कल से लाइव सेशंस रहेंगे। ये जो सेशन है इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री। ये रिवीजन सीरीज है, इसके अंदर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट और मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री को कवर करने की कोशिश करेंगे विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 10 आवर्स। जैसे कि आपको पता है कि एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस समय के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसी दौरान इस समय का आर्ट और कल्चर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको वो अलग से ना पढ़ना पड़े। जैसे कि जितने भी इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं या जितनी भी इम्पोर्टेंट फिलोसफीज़ हैं, जैनिज़्म बुद्धिज़्म को भी थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपके प्रीलिम्स के अंदर इन सारे टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आसानी से कवर हो जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का सेशन है वो। तो सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यदि आप हिस्ट्री का रिविजन कर रहे हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब होता है इंक्वायरी, नॉलेज एक्वायर करना थ्रू इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट करके नॉलेज को एक्वायर करना, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार यदि आपने कोई मूवी देखी हो और उसमें कोई क्राइम होता है तो क्राइम जिस भी साइट पे होता है उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे पता लगाया जाता है कि एक्चुअली किस तरीके से इवेंट हुआ होगा और क्या क्या चीज़ें उस दौरान हुई होंगी। उसी तरीके से जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री में क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम आइडिया लगा सकें कि एक्चुअली क्या हुआ होगा, कौन सी चीज़ उस समय पे हुई होगी। ओके, तो चलिए अब यदि हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। अब यदि हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है जिस समय राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था। मतलब कि राइटिंग जैसे कि आप ABCD, इंग्लिश, हिंदी ये सारी लैंग्वेजेस लिखते हो, उस समय इस तरीके की कोई लैंग्वेज नहीं थी। तो अब उस समय की आप स्टडी कैसे करोगे? अब आपके पास राइटिंग एविडेंसेस ही नहीं है तो आप कैसे पता करोगे कि उस समय के लोग किस तरीके की लाइफ जीते होंगे या क्या उनका लाइफ स्टाइल होगा या क्या उनकी स्टेपल क्रॉप होगी, वो किस तरीके से खाना खाते होंगे, उनकी क्या ईटिंग हैबिट होगी, क्या कल्चर होगा। तो उसको समझने के लिए आपको उन लोगों की दूसरी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि वो लोग जो टूल्स यूज़ करते थे वो, अब जैसे उस समय की यदि हम केव पेंटिंग की बात करते हैं, जैसे यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे ले भीमबेटका, तो जो भीमबेटका की जो केव्स हैं वहाँ पर कई सारी हमको पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती है जो बेसिकली हमको बताती है कि उस समय के लोगों की एक्टिविटीज़ क्या थी, किस तरीके से वो डांस करते थे या किस तरीके की चीज़ों के अंदर वो इन्वॉल्व रहते थे, कौन से एनिमल थे जो वो लोग यूज़ करते थे या डोमेस्टिकेट करते थे। सारी चीज़ों के बारे में आपको यहीं से पता चलता है। ओके, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड होता है हिस्ट्री में जो कि हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक पीरियड के बीच में होता है। बेसिकली इस समय यदि हम देखें तो इन जनरल टर्म हम बोलते हैं कि प्रोटो हिस्टोरिक वो पीरियड है जिस समय प्रॉपर सिविलाइजेशन तो था, डेवलपमेंट भी हो चुका था, बट राइटिंग एविडेंसेस उस समय के हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो हम IVC को एक प्रोटो हिस्टोरिक साइट के तौर पे कंसीडर करते हैं। इसके अलावा कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग जो प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड कहलाता है जिस समय का जो सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, बट उसका मेंशन आपको कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स में देखने के लिए मिलता है जो उस समय कंटेम्प्रेरी थे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर यदि हम IVC की बात करते हैं तो IVC का मेंशन आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। मेहुला के नाम से, यदि आपको याद हो, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, तो मेहुला के नाम से कंसीडर किया जाता था। तो यहाँ पर आपको उसका मेंशन दूसरे हिस्टोरिक सोर्सेज के अंदर मिल रहा है, दूसरे सिविलाइजेशन के हिस्टोरिक सोर्सेज में मिल रहा है। ऑल्दो यदि हम IVC की बात करें तो IVC एक बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन था, बट उस समय के हमारे पास में रिटर्न एविडेंसेस हैं, बट हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, करंट अफेयर से एसोसिएटेड है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमने डिस्कस करा था कि कुछ जो साइंटिस्ट का ग्रुप है,
कुछ जो हिस्टोरियंस का ग्रुप है वो इससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं और उनकी जो स्टडी का जो आउटकम है वो हमको बताता है कि एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है, जो आईवीसी की लैंग्वेज है, वो जो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस है उसी से रिलेटेड है। वो शायद एक प्रोटो ड्रेविडियन लैंग्वेज होगी, मतलब कि जो ड्रेविडियन लैंग्वेजेस आज की तारीख में हम देखते हैं उनके ओरिजिन बेसिकली आईवीसी की जो लैंग्वेजेस हैं उसी के तौर पे उसी से हुआ होगा। अब यदि हम हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड हम उस पीरियड को बोलते हैं जिस समय से हमारे पास में बेसिकली रिटन रिकॉर्ड्स हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं, उसके अलावा हमको पता है कि उस समय की सोसाइटी किस तरीके से रहती थी, क्या करती थी, बिकॉज हमारे पास उस समय के रिटन एविडेंसेस है, प्रॉपर रिटन एविडेंसेस हमारे इस समय के हमारे पास में अवेलेबल हैं। अब सोर्सेज की बात करेंगे तो दो तरीके के सोर्सेज हैं, नॉन लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज। अब देखिए जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री के अंदर आपको अभी हमने डिस्कस किया कि हम सोर्सेज के बेसिस पे या इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाते हैं। अब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे किस बेसिस पे, तो यहाँ पर हम सोर्सेज के बेसिस पे ही इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसमें आपको नॉन लिटरेरी सोर्सेज भी मिलेंगे, लिटरेरी सोर्सेज भी मिलेंगे। नॉन लिटरेरी सोर्सेज में आपको इंस्क्रिप्शंस देखने के लिए मिलते हैं, कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस देखने मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो बाहर के हिस्टोरियंस हैं उनके जो आउटकम्स हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बेसिस पे भी पता चलता है। अब लिटरेरी सोर्सेज क्या होते हैं? लिटरेरी सोर्सेज मतलब कि प्रॉपर ढंग से उस बारे में कहीं लिखा हो। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के कंटेक्स्ट में यदि हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उस समय के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, उस समय एक्चुअली इंडिया में कोई हिस्ट्री लिखने का तो प्रोविजन था नहीं कि हमको प्रॉपर ढंग से हिस्ट्री को लिखना है, उसको रिकॉर्ड करके रखना है। तो यहाँ पर हमको उस समय की जो भी हिस्ट्री पता चलती है, जो भी उस समय के लोगों के बारे में नॉलेज हम गेन कर पाते हैं, वो बेसिकली हम गेन कर पाते हैं उनके जो रिलीजियस लिटरेचर्स हैं उनके कारण, या तो जो सेक्युलर लिटरेचर्स हैं उनके कारण। जैसे कि यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी बातें आपको ऋग्वेद से पता चलती है। उस समय की सोसाइटी कैसी थी, उस समय के लोगों का सोसाइटी में रहने का तरीका क्या था, सोसाइटी में क्या होता था, क्या वर्ण सिस्टम थे, तो वो सारी चीज़ें हमको उसके तौर पे पता चलती है। उसके कारण हमको कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। और यदि हम सेक्युलर लिटरेचर्स की बात करते हैं तो उस एग्जाम्पल के तौर पे अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य की बुक है, वैसे तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स से एसोसिएट बुक है, बट बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हमको वो उस समय की सोसाइटी के बारे में प्रोवाइड कर देती है। अब यदि हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जो स्टोन एज है उसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ओके, स्टोन एज मतलब यहाँ पर स्टोन का बहुत यूज़ करा जाता था। जो टूल्स होते थे, जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती थी, वो बेसिकली स्टोन्स के थ्रू ही बनाई जाती थी, और ये बेसिकली कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये वो पीरियड है जब स्क्रिप्ट्स नहीं थी, हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं था। जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या है? आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस है। जितनी भी आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, जो भी हमको टूल्स मिलते हैं, जो भी हमको स्केलेटन्स मिले हैं, उसके बेसिस पे हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पाते हैं। जैसे कि जो हम आदमगढ़ की जो केव्स हैं उसके थ्रू हमको कुछ पता चलता है। इसके अलावा हमको यहाँ पर जो भीमबेटका की केव्स है उसके थ्रू कुछ पता चलता है। तो अलग अलग चीज़ों के थ्रू हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है। अब यदि हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। डेफिनेटली जो लैंग्वेजेस बनना स्टार्ट हुई या जो प्रॉपर सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुआ, सेटल हुआ, वो तो आज से सिर्फ 8,000 ईयर्स पहले की ही बात है। उसके पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो सब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में कंसीडर करते हैं। अब जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए 3 कैटेगरी में, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब जो पैलियोलिथिक एज है वो सबसे पुरानी एज है। यहाँ पर पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन, तो ये एक ओल्ड स्टोन एज है। फिर मेसोलिथिक की बात करें तो मेसो का मतलब होता है लेट स्टोन एज, मतलब कि उसके बाद की, या आप मिडिल स्टोन एज समझ सकते हैं। और नियो मतलब कि न्यू, और लिथिक का मतलब स्टोन, तो न्यू स्टोन एज। अब यदि हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC के बीच में है। ओके,
ये जो टाइम पीरियड है इसमें बहुत लंबा आपको टाइम पीरियड देखने मिलता है, बड़े बड़े टूल्स का यूज़ किया जाता था। एज सच बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की है नहीं। इसके बाद में आपको मेसोलिथिक एज देखने मिलती है जिसका टाइम पीरियड है 10,000 BC से 6,000 BC तक का। उसके बाद में आता है नियोलिथिक एज। ये जो नियोलिथिक एज है इसके अंदर कई सारे आपको डेवलपमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं, मेटल्स का यूज़ होते हुए दिखता है, तो बहुत सारी चीज़ आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होती हुई दिखती है। चलिए, अब यदि हम पैलियोलिथिक एज की बात करें तो पैलियोलिथिक का मतलब ही होता है ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन, और एज तो आपको पता ही है, समय। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो है 5 लाख से लेकर 10,000 BC तक। अब ये जो ओल्ड स्टोन एज है और जो पैलियोलिथिक जो कल्चर है इंडिया में डेवलप हुआ था प्लेइस्टोसीन पीरियड में और आइस एज में। ये बेसिकली आइस एज के अंदर ही ये पीरियड स्टार्ट हो चुका था। जो अर्लीस्ट स्पीशीज ऑफ मैन आपको देखने के लिए मिलती है वो इसी समय आपको देखने के लिए मिलती है। देखिए, जब यहाँ पर हम आइस एज की बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज आपको ये इस समय की देखने मिलती हैं, यहाँ पर बेसिकली आइस थी, आइस कवर था। धीरे धीरे ये आइस मेल्ट होने लगा और एक्चुअली हमको अर्लीस्ट स्पीशीज ऑफ मैन यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो गया। डेफिनेटली अब स्टार्टिंग के अंदर जब मैन आपको देखने के लिए मिलता है तो वो कोई बहुत वेल इक्विप्ड नहीं होता है। जैसे कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, उसी समय यदि हम उस समय की बात करते हैं तो जब ह्यूमन बींग इस धरती पे आपको देखने के लिए मिलते हैं और अर्लीस्ट स्पीशीज देखने मिलते हैं तो वो बिल्कुल एनिमल की तरह लाइफ जीते हैं। फूड को गैदर करना, वाइल्ड फ्रूट्स को खाना, वेजिटेबल को खाना, हंटिंग करना और जो एनिमल्स मिले उनको खा लेना। तो बेसिकली हम उसी तरीके की लाइफ को जीना हमने स्टार्ट करा इनिशियली। ऐसा तो नहीं था आज की तरह प्रॉपर घर थे या प्रॉपर ढंग से फूड को कुक करके खाया जाता था। ऐसे तो स्टार्टिंग नहीं होगी, धीरे 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 अपग्रेड अपग्रेड होते गए। ओके, तो वो अपग्रेडेशन आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलेगा। अब यदि हम अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर एविडेंसेस किस तरीके से मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के तौर पे आपको बहुत सारे एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हम भीमबेटका केव्स की बात करते हैं, इसके अलावा आपको याद होगा हम कई बार करंट अफेयर में सुलावेसी आइलैंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सुलावेसी जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है, वहाँ पर आपको सबसे पुरानी पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती है। ओके, और वो जो पेंटिंग्स हैं वो डैमेज होते जा रही है समय के साथ साथ, उनको कंजर्व करने से रिलेटेड पिछले कुछ समय में हमने न्यूज़ेस वगैरह डिस्कस करी। तो डेफिनेटली हमको बहुत सारी जो बातें हैं इन्हीं सब पेंटिंग्स के थ्रू समझ में आती है कि वहाँ के लोग और या उस समय के जो लोग थे वो किस तरीके का लाइफ स्टाइल जीते होंगे, किस तरीके से अपना जीवन यहाँ पर बिताते होंगे। ओके, अब यदि हम बात करते हैं अपर पैलियोलिथिक एज की तो हमको यहाँ पर एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं ऑफ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा इस समय पे जो ह्यूमन बींग होते थे वो एनिमल की हंटिंग के लिए, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एनिमल की हंटिंग ये हाथ से ही कर लेते थे, उसको करने के लिए या तो ये पत्थर का यूज़ करते होंगे या कुछ ना कुछ चीज़ का तो आप यूज़ करोगे ही करोगे। तो अब इनिशियल फेज में यहाँ पर स्टोन का यूज़ होना स्टार्ट हुआ एनिमल हंटिंग के लिए। तो अब जब स्टोन का यूज़ होता था इसलिए हम इसको स्टोन एज बोलते हैं। अनपॉलिश्ड रफ स्टोन्स का यूज़ किया जाने लगा, हैंड एक्सेस का यूज़ होता था, चॉपर्स का यूज़ होता था, ब्लेड्स का यूज़ होता था, ब्रूम्स का, स्क्रैपर्स का, अलग अलग चीज़ों का आपको यहाँ पर यूज़ देखने मिलता है। जो पैलियोलिथिक के जो मैन्स होते थे ना उनको हम क्वार्ट्जाइट मैन भी कहते हैं। क्वार्ट्जाइट मैन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्वार्ट्जाइट से बने हुए जो टूल्स होते थे उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। तो बेसिकली यदि हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो एविडेंसेस है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम आपको टूल्स के फॉर्म में देखने मिलते हैं या कुछ पेंटिंग के फॉर्म में देखने मिलते हैं। टूल्स हमको इस समय के बहुत मिले हैं जो हमको इस समय की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब यदि हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो हमने इसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया है। लोअर पैलियोलिथिक एज जो कि 1 लाख BC के पहले तक का टाइम पीरियड है। मिडिल पैलियोलिथिक एज जो 1 लाख से 40,000 BC के बीच का टाइम पीरियड है। और फिर आता है अपर पैलियोलिथिक एज जो 40,000 से लेकर 10,000 BC के बीच का टाइम पीरियड है। अब यदि हम लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम पार्ट है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा कि अप टू 1 लाख BC, 1 लाख BC के पहले 5 लाख BC से जो भी टाइम आ रहा था वो लोअर पैलियोलिथिक एज के अंदर आया है ना। अब यहाँ पर जो लोअर पैलियोलिथिक एज है
ये कवर करती है ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। जो आइस एज का जो ग्रेटर पार्ट है वो इसी समय कवर होता है। हंटर्स और फूड गैदरर्स आपको इस समय देखने के लिए मिलते हैं। टूल्स क्या यूज़ होते हैं? हैंड एक्स यूज़ होती है, चॉपर्स, क्लीवर्स का यूज़ किया जाता है। रफ और हैवी टूल्स होते हैं। इस समय बहुत बड़े 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 स्टोन्स का यूज़ किया जाता था। ह्यूमन बींग इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था कि उसको समझ में आए कि इसको इस तरीके से पॉइंटिंग प्रोवाइड करनी है, इस तरीके से इसका शेप होगा तो ये एनिमल हंटिंग में ज़्यादा अच्छा होगा। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ गेन होता गया। वन ऑफ द अर्लीस्ट, यदि हम लोअर पैलियोलिथिक साइट की बात करते हैं, मतलब कि 1 लाख BC से पहले की यदि हम किसी साइट की बात करते हैं, तो मोबोरी नाम की एक प्लेस है महाराष्ट्र में, वो एक इम्पॉर्टेंट साइट कहलाती है। इस समय लाइम स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था टूल्स को बनाने के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। मेजर्स ऑफ साइट है ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज, वो कौन सी है? तो देखिए जो सोन वैली है ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर आती है। थार डेजर्ट में बेसिकली आपको देखने के लिए मिलती है। जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है उसके पास में आपको सोन वैली देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा मेवाड़ के जो प्लेन्स है वो, फिर सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर, बेलन वैली। देखिए ये 2-3 वैलीज। इस समय की यदि हम बात करते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स होते थे वो ऑलमोस्ट रिवर वैली के आसपास रहना पसंद करते थे। देखिए क्योंकि वाटर एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी जो उस समय भी लगता था, किसी को कुछ समझ में आए या ना आए, पानी पीना ज़रूरी है, ये उस समय से भी समझ में आता था। तो यहाँ पर वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती थी, पीने के लिए यूज़ किया जाता था। तो आपको वैलीज़ के अंदर आपको इनके बहुत सारे स्केलेटन्स, टूल्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। डेफिनेटली जो रिवर वैली के आसपास का जो जगह होती थी वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टूल्स भी इसलिए देखने के लिए मिले क्योंकि एनिमल्स भी इस जगह पे ज़्यादा रहते थे। यदि आप देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन की बात करते हैं या रिवर वैली वाला पार्ट की बात करते हैं तो वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है किसी भी एनिमल के सर्वाइवल के लिए एज वेल एज ह्यूमन बींग के सर्वाइवल के लिए। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ओके, तो सोन वैली, बेलन वैली, सौराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू, कावेरी रिवर का जो नॉर्थ वाला पार्ट है, मेवाड़ के जो प्लेन्स हैं, ये सारी जगहों पे आपको पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। इसके बाद में मिडिल पैलियोलिथिक एज आता है जो कि आपको फ्लेक्स, ब्लेड, पॉइंटर, स्क्रैपर्स, प्रोरर्स देखने मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया जो टूल्स थे उनके अंदर। मेन जो डिफरेंस था वो टूल्स के अंदर ही आया क्योंकि एनिमल हंटिंग के लिए ये लोग टूल्स का यूज़ करते थे। इस समय कोई घर वर बनना स्टार्ट नहीं हुए थे, ना ही कोई पॉटरी का यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो टूल्स थे वो थोड़े छोटे हो गए, थोड़े लाइट हो गए, थोड़े थिनर हो गए। तो उस बेसिस पे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो हैंड एक्स थी उसकी साइज़ छोटी हो गई और जो दूसरे टूल्स थे वो भी यहाँ पर छोटे होने लगे। अब यदि हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स थी, मिडिल पैलियोलिथिक साइट्स थी, तो बेलन वैली, अभी जो हमने यूपी में पढ़ा वही साइट, मिडिल पैलियोलिथिक एज के भी आपको यहाँ पे टूल्स देखने मिलते हैं। लूनी रिवर आपने सुना होगा, राजस्थान में बहती है, उसके पास में सोन और नर्मदा वैली। ये जो सोन और नर्मदा वैली वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, याद रखिएगा। जो हम होमोसेपियन की बात करते हैं या जो हम अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं जो हमको इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे देखने के लिए मिलता है, होमो इरेक्टस, उसके हमको एविडेंसेस हथनौरा से मिलते हैं और ये जो हथनौरा जो प्लेस है वो नर्मदा वैली के ही बैंक पे आपको देखने मिलती है। इसके अलावा भीमबेटका, तुंगभद्रा रिवर वैली, पोटवार प्लेट्यू। अभी पोटवार प्लेट्यू कहाँ है? ये पोटवार प्लेट्यू बेसिकली आता है इंडस और झेलम रिवर के बीच में। इसके बाद में संघाव नाम की जो केव है पेशावर पाकिस्तान में, वहाँ पर। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि मैक्सिमम आपको जो इस समय के सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं वो रिवर वैली के आसपास देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो पोटवार प्लेट्यू हो, चाहे वो लूनी वैली हो, चाहे वो बेलन वैली हो, सोन नर्मदा वैली हो, भीमबेटका, तुंगभद्रा रिवर हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी। अब हम देखते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अब जो अपर पैलियोलिथिक एज है उसका जो टाइम पीरियड है वो 40,000 से 10,000 BC के बीच में है।
अपर पैलियोलिथिक एज की यदि हम बात करें तो इसको कहा जाता है कोइंसाइड विद द लास्ट फेज ऑफ आइस एज। आइस एज का ये लास्ट फेज था और यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होने लगा, ह्यूमिडिटी यहाँ पर कम होने लगी, ह्यूमिड, लेस ह्यूमिड एंड कंपेरेटिवली वार्मर यहाँ पर क्लाइमेट होने लगा। तो डेफिनेटली ये और ज़्यादा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने लगा ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। इसी समय पे हमको होमोसेपियन का इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। ओके, तो जो होमोसेपियन है वो यहाँ पर 10,000 BC के आसपास का जो टाइम पीरियड है उस समय हमको इमर्जेंस देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है भीमबेटका। भीमबेटका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। भीमबेटका में आपको मिडिल, लोअर, अपर पैलियोलिथिक एज, हर एज के यहाँ पर आपको एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको हैंडेक्स, क्लेवर, ब्लड स्क्रैपर्स, इसके अलावा कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। और बेलन, सोन, छोटा नागपुर प्लेटियो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे टूल्स इस समय के देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम बोन टूल्स की बात करें तो वो भी हमको देखने के लिए मिले हैं, बट हमको ये कहाँ देखने मिले हैं? कुर्नूल और मुच्छतला, चिंतामणि गवी। गवी का मतलब होता है केव। यदि आपको याद हो, हमने एक टेम्पल के बारे में पढ़ा था, शिव जी के टेम्पल के बारे में, और कर्नाटका से ही बिलोंग करता है और उसके नाम के आगे बेसिकली गवी वर्ड यूज था, जो कि बेसिकली क्या होता है? केव होता है। तो यहाँ पर बोन टूल्स भी आपको देखने मिलते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के अंदर। और कहाँ देखने मिलते हैं? तो आंध्र प्रदेश में देखने मिलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये एक मैप है जिसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट साइट्स दी हुई है। आपको ये यहाँ पर सोन वैली का पार्ट दिख रहा होगा, ये झेलम रिवर है, ये इंडस रिवर है, इसके आसपास आपको यहाँ पर पोटवार वैली प्लेट्यू देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा इसमें हर इम्पॉर्टेंट साइट दी हुई है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स देखने के लिए आपको मिल रही है। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको सारे इंपॉर्टेंट टूल्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि धीरे धीरे टूल्स का साइज छोटा होने लगा। तो सबसे पहले कि हम तब लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं तो कुछ इतने बड़े बड़े पत्थर के यहाँ पर टूल्स का यूज़ किया जाता था। डेफिनेटली इनसे हंटिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता था। धीरे धीरे इनका जो साइज था वो शॉर्ट होने लगा, एज वेल एज थोड़े शार्प होने लगे। ये थोड़े शार्प आपको टूल्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर अपर पैलियोलिथिक तक तो टूल्स और ज़्यादा शार्प होने लगे, जो एनिमल हंटिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करने लगे और एनिमल हंटिंग इनसे बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो पाई और ज़्यादा ईजी हो पाई। ओके, यदि हम बात करते हैं मेसोलिथिक पीरियड की, तो मेसोलिथिक पीरियड की यदि हम बात करें तो मिडिल स्टोन एज के अंदर आपको इस तरीके के टूल्स देखने मिलते हैं। देखिए, मिडिल स्टोन एज या मेसोलिथिक जो पीरियड है ये अपने टूल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इस समय पे जो टूल्स थे ना उनको माइक्रोलिथ टूल्स कहा जाता था। माइक्रोलिथ मतलब कि बहुत ही, माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। तो आपको इस डायग्राम को देखने कर समझ में आ रहा होगा कितने छोटे छोटे से टूल्स इस समय यूज़ किए जाते थे। बहुत छोटे टूल्स का यूज़ किया जाने लगा। एनिमल हंटिंग बहुत प्रॉपर ढंग से इनकी हो पाती थी। एनिमल हंटिंग करने में अब उतनी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि डेफिनेटली जो छोटे एनिमल्स थे उनकी हंटिंग पॉसिबल होती थी। जितने ज़्यादा शार्प नुकीले टूल्स होते थे उनसे और ज़्यादा बड़े जो भी एनिमल्स होते थे उनकी भी हंटिंग पॉसिबल हो पाती थी, क्योंकि वो शार्प होते थे और इजी टू हैंडल होते थे। इस एज के जो लोग थे वो बेसिकली हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरर कहलाते थे। बट बाद में ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी करने लगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि मेसोलिथिक एज में ही डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया और कल्टीवेशन ऑफ प्लांट हमको यहाँ पर ही देखने मिलता है। अब फर्स्ट एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया इस समय के लोगों ने, जो आज भी लोगों का सबसे फेवरेट एनिमल में से एक होता है डोमेस्टिकेशन के लिए, डॉग। तो डॉग के डोमेस्टिकेशन के हमको यहाँ पर एविडेंसेस देखने मिलते हैं। इसके अलावा जो शीप और गोट होते हैं उनका भी मोस्ट कॉमन तरीके से यहाँ पर डोमेस्टिकेशन होने लगा। सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स आपको देखने के लिए मिलने लगे, मतलब कि अभी तक लोग पूरी तरीके से नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह, एक दूसरी जगह से तीसरी जगह, इसी तरीके की लाइफ जी रहे थे। बट मेसोलिथिक पीरियड में थोड़ा सा सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स होने लगे, मतलब कि कई लोग, कई ग्रुप्स ऐसे थे जो एक पर्टिकुलर रीजन को ही चूज करके उसी जगह पे अपना उन्होंने बसेरा बना लिया, अपना रहना स्टार्ट कर दिया।
अब मेसोलिथिक पीरियड की यदि हम बात करें तो इस समय के जो लोग थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी बिलीव करते थे, और जो यहाँ पर यदि किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उनको वो फूड आइटम्स और दूसरे गुड्स के साथ यहाँ पर बरी करते थे। ओके, तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। तो लाइफ आफ्टर डेथ के अंदर ये लोग बिलीव करते थे। अब ये जो एरा था इसको हम बोलते हैं एरा ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स। माइक्रोलिथिक टूल्स मतलब कि छोटे छोटे टूल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया वो देखने के लिए मिलते हैं। बागोर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, खारवार, जोरा और कठियोटिया ये प्लेसेस है मध्य प्रदेश में ही, सुंदरगढ़ संभलपुर उड़ीसा में, और इजुथु गुहा ये प्लेस है केरला में। ये इंपॉर्टेंट साइट है मेसोलिथिक एज की। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना होगा, वो ये कि पॉटरी इस समय एब्सेंट थी। मैक्सिमम प्लेसेस पे आपको पॉटरी देखने अभी भी नहीं मिलती है, बट लंगनाज नाम की प्लेस है गुजरात में, और कैमूर रीजन जो है मिर्ज़ापुर का, यहाँ पर आपको पॉटरी भी देखने मिली है। तो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो माइक्रोलिथिक या मेसोलिथिक जो पीरियड है इस समय माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज़ होता था, सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स देखने मिलते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था, कल्टीवेशन की एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगी थी। यदि हम इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करते हैं तो बागोर इन राजस्थान, आदमगढ़, इसके अलावा भीमबेटका, खारवाड़, जौरा, कोठाटिया नाम की जो प्लेसेस है वो मध्य प्रदेश में है, सुंदरगढ़ और संबलपुर जो प्लेसेस है वो उड़ीसा में है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा जो पॉटरी के एविडेंसेस मिले हैं वो आपको कहाँ से मिले हैं, तो वो आपको मिले हैं गुजरात से। गुजरात में लंगनाच नाम की प्लेस और यूपी के अंदर मिर्ज़ापुर जो प्लेस है वहाँ से आपको इस चीज़ के एविडेंसेस देखने के लिए मिले हैं। ओके, अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट की तो वो है नियोलिथिक। अब यदि हम बात करते हैं, सॉरी गाइस, यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट एज की तो वो कहलाती है नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड को हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज। पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस एज में जो लोग होते थे वो माइक्रोलिथिक ब्लेड्स का यूज़ करते थे। टूल्स के अलावा जो पॉलिश्ड टूल्स होते थे उनका भी यूज़ होना स्टार्ट हो गया, एज वेल एज जो माइक्रोलिथिक ब्लेड्स का भी इस समय यूज़ होता था। इस समय जो टूल्स और वेपन्स होते थे वो बोन से बनने लगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप चीज़ को ध्यान रखिएगा, निडल्स, स्क्रैपर्स, ब्रोरर्स, एरोहेड्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। कल्टीवेट किया जाता था लैंड को, फ्रूट्स लगाए जाते थे, कॉर्न्स लाइक रागी, हॉर्स ग्राम, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा। डोमेस्टिकेशन किया जाने लगा कैटल का, शिप्स का, गोट का। जो पॉटरी थी वो इस फेज में लार्ज स्केल पे आपको देखने के लिए मिली। देखिए धीरे धीरे अब डोमेस्टिकेशन होने लगा। डोमेस्टिकेशन होने लगा या कोई भी चीज़, पानी लेना हो या कोई भी चीज़ हो, कोई भी स्टोरेज के लिए आपको यूटेंसिल्स या कोई चीज़ रखने के लिए कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट तो लगती ही लगती है। तो सबसे पहली चीज़ जो एज अ इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का देखोगे ना, वो आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है, पॉटरी। तो पॉटरी इसी फेज में आपको अपेयर होते हुए दिखती है। इसी फेज के अंदर आपको हाउसेस बनना स्टार्ट होते हुए दिखते हैं। मतलब कि अब लोग सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स तो मेसोलिथिक एज में ही स्टार्ट हो गया था। इस समय आपको रेक्टेंगुलर सर्कुलर हाउसेस देखने के लिए मिलने लगे जो कि मड्स और रीड से बने होते थे। इसके अलावा जो नियोलिथिक जो पीरियड था यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो लोग थे वो जनरली हिली एरियाज के आसपास रहते थे, जैसे कि कोल्डी हावा, महागढ़ा जो कि इलाहाबाद के पास है, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अर्लीस्ट नियोलिथिक साइट्स है। याद रखिएगा जब बात करते हैं कि आईवीसी के लोगों का ओरिजिन कहाँ से हुआ तो कहा जाता है कि मेहरगढ़ ही शायद वो जगह होगी। इस मैप में आपको मेहरगढ़ दिख रहा होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको देखने मिलता है। इसके अलावा ये जो कोल्डी हावा है ये मध्य प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट साइट है। इसके अलावा हम बुरजोहम देखते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने मिलता है। चिरन नाम की प्लेस है, गुफकरल नाम की प्लेस है। गुफकरल भी आपको यहाँ पर कश्मीर में ही देखने के लिए मिलता है। इम्पॉर्टेंट है ये पिट ड्वेलिंग के लिए। पिट ड्वेलिंग मतलब कि जो ज़मीन होती है उसके नीचे गड्ढा खोदकर अपने रहने के लिए ये घर बनाते थे, उसको हम बोलते हैं पिट ड्वेलिंग। ओके,
बुरजोहम जो प्लेस है कश्मीर में वो क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेस्टिकेटेड शायद जो डॉग था उनको अपने मास्टर के साथ में ग्रेव में दफनाया जाता था। तो इससे हमको समझ में आता है कि एनिमल और ह्यूमन बींग को साथ में भी दफनाने की इस तरीके की प्रैक्टिस उस दौरान की जाती थी। ये हमको इस समय पे ये समझ में आता है कि सन ड्राइड ब्रिक्स मतलब कि ईंट बनने लगी थी सनराइज सूरज के अंदर। जैसे कि आप देखोगे कि जो ईंट ब्रिक्स बनती हैं उसको ब्रिक लेन आपको देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे जला के उसको कंसोलिडेट किया जाता है। इसके अलावा सन ड्राई मतलब कि सन के अंदर सूखने के लिए रख दिया जाता है। तो आपको इस समय सन ड्राइड ब्रिक्स भी देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर? तो नियोलिथिक पीरियड के अंदर। फिर आता है चाल्कोलिथिक पीरियड। चाल्कोलिथिक पीरियड नाम के अंदर ही सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ये बेसिकली चाल्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये बेसिकली कॉपर स्टोन एज थी। मतलब कि यहाँ पे स्टोन के साथ साथ अब कॉपर का यूज होने लगा। फर्स्ट मेटल जो ह्यूमन बीइंग ने यूज किया वो था कॉपर। अब कॉपर से ही हमको बाद में ब्रॉन्ज देखने के लिए मिला। ओके, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हरप्पा का ये जो एक इम्पॉर्टेंट आपको ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल देखने मिलता है वो चाल्कोलिथिक एज की ही साइट कहलाती है इसलिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या देखने मिलता है? एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग की प्रैक्टिसेस भी देखने मिलती है। इस समय तक चाल्कोलिथिक एज तक क्या था कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे एडवांसमेंट आने लगे थे। इस समय तक लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करने लगे, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्ट हो गया। इसके अलावा हमको काऊ, शीप, गोट, पिग, बफेलो, हंटेड डियर्स कई सारी चीज़ों का हमको यूज़ होते हुए दिखा। पॉटरी, ब्लैक और रेड पॉटरी का यूज़ होने लगा। ऑर्किड कलर पॉटरीज का यूज़ होता था। इसके अलावा अहर, बनास वैली सदर्न ईस्टर्न राजस्थान में, गिलुंड नाम की प्लेस है बनास वैली राजस्थान में, दायमाबाद, मालवा, नाबदा टोली, सांगांव, इनाम गांव, नासिक। तो ये सारी प्लेसेस पे आपको यहाँ पर एविडेंसेस देखने मिलते हैं। आपको दिख रहा होगा कायथा नाम की प्लेस है उज्जैन के पास में, नाबदा टोली ये खरगोन के पास में है, रंगपुर राजस्थान में है, प्रभास पाटन नाम की प्लेस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स है इस समय की। जोरवा, दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव यहाँ पर मस्की। इसके अलावा हल्लूर, ब्रह्मगिरी बहुत सारी साइट्स आपको देखने मिलेगी चाल्कोलिथिक एज की। मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, यहीं से ओरिजिन माना जाता है आईवीसी का। हमने इसके पहले मेसोलिथिक के अंदर भी मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा और इमरजेंस हमको यहीं से देखने के लिए मिलता है आईवीसी का। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी साइट्स हैं जो इस डायग्राम के अंदर दिख रही होगी। तो ये था बेसिकली अभी तक हमने डिस्कस करा इंपॉर्टेंट जो भी स्टोन एज से रिलेटेड जो भी साइट्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आईवीसी के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों को सबको पता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जिसके बारे में अब हम इस सेशन के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आईवीसी की यदि हम बात करते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से ये जाना जाता है। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के तौर पे भी इसको जाना जाता है। 80% जो सेटलमेंट है आपको सरस्वती रिवर के पास में देखने के लिए मिलता है। ओके, और टाइम पीरियड की बात करें तो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में आपको इस साइट का टाइम पीरियड देखने के लिए मिलता है। सरस्वती रिवर यदि आपने प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेशंस डिस्कस जो किए हैं मैंने, यदि वो अटेंड करे हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर मैंने सरस्वती रिवर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट की टीम बनाई गई है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है और आने वाले 2 साल में एक रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग सरस्वती रिवर कि इसका पर्टिकुलर जो पाथ था वो क्या था, किस तरीके से बहती थी। तो यदि हम बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन की तो इसको हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसको कई जो हिस्टोरियंस है वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको जो 80% सेटलमेंट्स देखने मिलेंगे वो सरस्वती रिवर के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है उसके बेसिस पे 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच में इनका टाइम पीरियड था। यदि हम बात करते हैं इस एज की तो इसको चाल्कोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स की तो आपको नदर्न मोस्ट साइड देखने मिलती है मांडा। इसकी आपको ईस्टर्न मोस्ट साइड देखने मिलती है आलमगीरपुर।
इसकी आपको सदर्न मोस्ट साइड देखने मिलती है दायमाबाद, और इसकी जो वेस्टर्न मोस्ट साइड्स आपको देखने मिलती है वो है सुटका गैंडोर। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कौन सी साइड्स आपको देखने मिलती है, कौन से रीजन में देखने मिलती है। यहाँ पर आपको ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है ये बेसिकली रिवर का नाम है, सुटका गैंडोर ऑन द बैंक ऑफ रिवर दाश्क है, दायमाबाद ऑन द बैंक ऑफ रिवर परावर, आलमगीरपुर हिंडन रिवर के बैंक पे आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो मैप है इसमें आपको ये साइड दिख रही है, ये आईवीसी है। इसका आप एरिया देख पा रहे हो कि कितना बड़े एरिया पे आपको ये साइट देखने के लिए मिलती है। अराउंड 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रीजन के ऊपर आपको ये साइट देखने के लिए मिलेगी। बहुत बड़े एरिया को ये कवर करती है। मैक्सिमम रीजन आपको पाकिस्तान में देखने मिलेगा, इंडिया का ये वाला पार्ट, और पूरा गुजरात, बेसिकली आईवीसी की साइट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अब आपको इस मैप में 2-3 साइट्स और दिख रही होगी, तो ये एक्चुअली कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है। जब हमारे इंडिया के अंदर आईवीसी या इंडस सरस्वती वैली थी, उस समय का जो सिविलाइजेशन था, उस समय इजिप्ट में नाइल वैली के आसपास इजिप्ट सिविलाइजेशन था। यहाँ पर आपको टिग्रिस और यूफ्रेट्स जो रिवर की वैली है उसके पास में आपको मेसोपोटामिया देखने मिलता है, और चाइना में हुआंग हो जो वैली है उसके पास में आपको चाइनीज सिविलाइजेशन देखने मिलता है। तो ये जो चारों सिविलाइजेशन थे ये कंटेम्प्रेरी थे। अब इन चारों सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा सिविलाइजेशन आईवीसी ही था, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था। यदि हम एरिया की बात करें तो 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता था। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है जिनका नाम है जॉन मार्शल, और उन्होंने इसको नाम दिया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पर मेनली जो सबसे बड़ी जो रिवर है वो इंडस रिवर है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास आपको सेटलमेंट देखने मिलते हैं, इसलिए हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे। ये जो मैप है इसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट साइट्स देखने के लिए मिल रही है। ओके, ब्राउन जो डार्क ब्राउन कलर है ना, वो बेसिकली साइट्स है जो इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आपको ये जितनी भी साइट्स दिख रही है डार्क ब्राउन कलर से, ये कोट डीजी, चाहनुदारो, इसके अलावा अलादीनो, बालाकोट, मोहनजोदारो, इसके बाद में नौसेराहो, और बहुत सारी साइट्स है जो बेसिकली आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपने ईस्टर्न मोस्ट साइट देखी होगी आलमगीरपुर, इसके बाद में ईस्टर्न पार्ट में आपको और कोई साइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आपको अलग अलग साइट्स देखने मिलती है। ये रहा सुटका गैंडोर इस रीजन के अंदर। यहाँ पर यदि हम मांडा की बात करते हैं तो इधर ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको मांडा देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर दायमाबाद नीचे की तरफ आता है। ओके, तो ये मैप आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर से ये जो साइट्स है, ये वो साइट्स है जो पोस्ट इंडस कल्चर के अंदर डेवलप हुई थी, जैसे कि सौराष्ट्र वाली प्लेसेस, महसाना नाम की जो साइट है वो, रन ऑफ कच्छ वाला जो पार्ट है, आपको इस मैप में बहुत सारी लोकेशंस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब आ जाता है कि हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यदि हम साइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा में आपको रिवर रावी देखने के लिए मिलती है, और इसके अलावा लोकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली पंजाब, जो पाकिस्तान के अंदर जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये जो साइट है यहाँ पर आपको 6 ग्रेनरीज देखने मिलती है एक ही रो के अंदर। आपको यहाँ पर वर्जिन गॉडेस के एविडेंसेस मिलते हैं, स्टोन सिंबल ऑफ लिंग और योनि देखने मिलता है, क्ले फिगर देखने के लिए मिलता है मदर गॉडेस का, डाइस, कॉपर सील, वैनिटी बॉक्स, पेंटेड पॉटरी, मेल टॉर्सो, सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है 6 ग्रेनरीज इन रो। ओके, ध्यान रखिएगा 6 ग्रेनरीज इन रो कहाँ देखने मिलती है, तो आपको हड़प्पा में देखने मिलती है। ये साइट दयाराम साहनी ने एक्सकेवेट करी थी 1921 में। इसके अलावा सेकंड जो साइट है वो है मोहनजोदारो, नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है, दैट इज ओएसिस ऑफ सिंध। इसका मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। ओके, तो ध्यान रखिएगा माउंट ऑफ डेड किसका नाम है, मोहनजोदारो का। रिवर की बात करते हैं तो इंडस रिवर के बैंक पे है। सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको ये साइट देखने के लिए मिलती है। इस मैप के अंदर यदि आपको दिख रहा होगा तो ये मोहनजोदारो है। ओके, तो यहाँ पर आपको मोहनजोदारो ये इंपॉर्टेंट साइट देखने के लिए मिलती है आईवीसी की, और ये रहा हड़प्पा।
ये दोनों ही इंपॉर्टेंट साइट्स आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एक्सकेवेट किया किसने किया इसको, तो आर डी बैनर्जी ने किया है 1922 के अंदर। याद रखिएगा हड़प्पा में आपको 6 ग्रेनरीज इन रो देखने मिलती है, यहाँ पर आपको ग्रेट ग्रेनरी देखने मिलती है, ग्रेट बाथ देखने मिलता है, असेंबली हॉल देखने मिलता है, पशुपति महादेव सील, ये जो सील है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सील है, जितनी भी हमको यहाँ पर सील्स देखने मिलती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज इमेज देखने के लिए मिलती है वुमन डांसर की, स्टेटाइट इमेज देखने के लिए मिलती है एक बियर्डेड मैन की। अब फिर हम देखते हैं चाहनुदारो, तो चाहनुदारो ये जो प्लेस है वो भी इंडस रिवर के बैंक पे है, सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये साइड भी। यदि आपको इस मैप में समझ में आ रहा होगा तो ये दिख रहा होगा, ये रहा चाहनुदारो। ओके, ये मोहनजोदारो है, ये भी आपको सिंध प्रोविंस में देखने मिलेगा, ये भी आपको सिंध प्रोविंस में देखने मिलता है पाकिस्तान के। ओके, ये जो सिटी है ये विथआउट सिटाडेल है, और यहाँ पे आपको लिपस्टिक बीड्स और इसके अलावा बीड्स मेकर शॉप, इम्प्रिंट्स ऑफ डॉग पॉज और ब्रिक्स इन पॉट्स, इंक पॉट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन पे देखने के लिए मिलती हैं। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इसके अंदर आपको कई सारी पिक्चर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। बेसिकली इसमें आपको ये ड्रेनेज सिस्टम देखने मिल रहा है आईवीसी के समय का, आपको यहाँ पर ये सिटी देखने मिल रही है, ये ग्रेट बाथ है, और ये पूरी प्रॉपर सिटी प्लानिंग देखने के लिए मिल रही है। इसका ये टॉप मोस्ट पार्ट है जो हम टाउन प्लानिंग में आगे पढ़ेंगे। ये हड़प्पा के अंदर जो 6 ग्रेनरीज इन रो है वो है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 ग्रेनरीज है, और 6 ग्रेनरीज इन रो, 6 ग्रेनरीज इस तरफ देखने मिलती है, 6 ग्रेनरीज इस तरफ देखने मिलती है। ग्रेनरीज में बेसिकली जो हमारे अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, उसको स्टोर किया जाता है। यहाँ पर वेल्स बनाए जाते थे, तो इस पिक्चर में आपको वेल देखने मिलता है। ये बेसिकली आपको डॉकयार्ड है लोथल का। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ बीड्स वगैरह से रिलेटेड जो उस समय की वुमेंस ज्वेलरी पहनती थी वो देखने मिलती है। इसके अलावा आपको इस डायग्राम के अंदर सील्स देखने के लिए मिल रही है, ये 2 इम्पॉर्टेंट सील्स हैं। इसके ऊपर आपको हम्ड और हम्डलेस बुल देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये वाला हम्ड बुल है और ये वाला हम्ड बुल है, ये हम्पलेस बुल है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टेराकोटा से बनी हुई चैरी वो देखने के लिए मिल रही है, चैरियट। इसके अलावा यहाँ पर आपको पशुपति सिल देखने मिल रही है, ये मेल टॉर्सो है, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, और ये इस समय की पॉटरी है। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट साइट है वो है सुरकोटड़ा, ये बेसिकली कच्छ गुजरात में है। ये अकेली ऐसी साइट है जहाँ से हमको हॉर्सेस के रिमेन्स देखने के लिए मिलते हैं, ओके, और पॉट बरियल के एविडेंसेस देखने मिलते हैं। इसके अलावा सुटका गैंडो रिवर दाश्क पे है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये बेसिकली मकरन कोस्ट पे आती है, और पाकिस्तान ईरान की जहाँ बॉर्डर है ना वहाँ पर ये आती है। पोर्ट सिटी आपको देखने के लिए मिलती है, पोर्ट सिटी रहती है। ट्रेडिंग पॉइंट रहता है जो बेबीलोन नाम की प्लेस होती है उसके बीच में और आईवीसी के बीच में। इसके बाद में लोथल की यदि हम बात करते हैं तो ये भोगवा रिवर के बैंक पे है, भोगवा रिवर के बैंक पे आपको देखने के लिए मिलती है। और अहमदाबाद गुजरात में एस्केवेट किया था इसको SR राव ने, और SR राव ने एस्केवेट किया था। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस साइट की है वो ये है कि ये अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड है मैन मेड, जहाँ पर शिप्स आती है जाती है और उसके थ्रू यहाँ पर ट्रैवलिंग सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली एक पोर्ट सिटी थी और ये एक डॉकयार्ड था। राइस, हस्क, मेटल वर्क, टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स, डबल बरियल, पर्शियन ईरानियन सील्स, पेंटेड जार, बहुत सारी चीज़ें आपको इस लोकेशन से देखने मिलती हैं। फिर कालीबंगन घग्गर रिवर के बैंक पे है। हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ देखने मिलती है। इम्पॉर्टेंट खासियत ये है इस साइट की कि यहाँ पे आपको फ्लॉक्ड फील्ड सरफेस देखने मिलता है, 7 फायर अल्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा डेकोरेटेड ब्रिक्स देखने के लिए मिल जाती है और मेसोपोटामियन सील्स देखने के लिए मिलती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट साइट है वो है दायमाबाद, ये परावरा रिवर पे है, सदर्न मोस्ट साइट है। ये ब्रॉन्ज इमेज आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ से। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आती है धोलावीरा।
धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, इसी साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, ये याद रखिएगा। 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है ये। लूनी रिवर के बैंक पे है, कच्छ गुजरात में पड़ती है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम के कारण जानी जाती है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वॉयर देखने मिलता है। लौती एक ऐसी सिटी है जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपको स्टेडियम देखने मिलता है और एक लॉन्गेस्ट हरप्पन इंस्क्रिप्शन देखने मिलता है, मतलब एक साइन बोर्ड है एक बड़ा सा, उसका पिक्चर मैं रखना भूल गई हूँ। उसके ऊपर अराउंड 8 से 16 शायद यहाँ पर अलग अलग पिक्चर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये धोलावीरा की साइट है इस रीजन के अंदर। याद रखिएगा, जो कच्छ जिसको हम बोलते हैं वहां पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, जो रन ऑफ कच्छ कहलाता है उसी के अंदर आपको ये साइट देखने के लिए मिलती है। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि राखीगढ़ी हरियाणा की एक इम्पॉर्टेंट साइट है। यह आईवीसी की सबसे बड़ी साइट है, इंडिया की नहीं। धीरे धीरे यहाँ पर जो एक्सकेवेशन एक्टिविटी है वो बढ़ती जा रही है और ये लार्जेस्ट आईवीसी साइट है। अब मोहनजोदारो लार्जेस्ट आईवीसी साइट नहीं रह गई है, लार्जेस्ट आईवीसी साइट है राखीगढ़ी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन कैसे होता है, ये कहाँ से आए, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए। तो ये बहुत बड़ा अनआंसर्ड क्वेश्चन है, अभी भी इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। रिसर्चेस के थ्रू हमको पता चलता है कि जो नियोलिथिक साइट है मेहरगढ़, शायद वहीं से इनका ओरिजिन हुआ होगा। मेहरगढ़ जो है वो सेंटर माना जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का, हंटर गैदरर से लेकर फार्मिंग के बीच का। देखिए, यदि आपको याद हो, थोड़ी देर पहले जब हम मेसोलिथिक पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस करा था कि पहले के जो लोग थे वो एनिमल हंटिंग करते थे, फिर हंटिंग के बाद में वो गैदरर बने, फूड गैदरर बने, फिर फूड गैदरर और हंटर गैदरर के बाद में वो बने फार्मर, फूड प्रोड्यूसर बने। तो इस तरीके से ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी एक इम्पॉर्टेंट साइट के रूप में देखा जाता है मेहरगढ़ को, और मेहरगढ़ को ही ओरिजिन माना जाता है कि शायद आईवीसी के जो लोग थे वो इसी प्लेस से बिलोंग करते होंगे। अब यदि हम बात करते हैं आईवीसी की तो हम इसको 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और लेटर फेज। अलग अलग टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पीरियड है वो है मैच्योर फेज का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स और डेवलपमेंट्स देखने मिलते हैं वो इसी पीरियड से बिलोंग देखने मिलते हैं। अब जो अर्लीस्ट हरप्पन फेज था उसको बेसिकली हम हाकरा फेज बोलते हैं। जो घग्गर हाकरा रिवर वाला जो वैली है वहाँ पर उस समय के लोग रहते होंगे, और इसी पर्टिकुलर लोकेशन से जो हमको एविडेंसेस मिलते हैं, जो टूल्स मिलते हैं, उनका जो कार्बन डेटिंग के थ्रू जो टाइम पीरियड है वो 3300 से 2600 BC के बीच में है। अर्लीस्ट जो इंडस स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है वो हमको यहीं से मिलता है, जो कि 3000 BC का है। इसके बाद में धीरे धीरे जो अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो इम्प्रूव होने लगी। आपको ये सब एविडेंसेस देखकर समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी एडवांस यहाँ का अर्बन सिस्टम था, काफ़ी एडवांस सिटीज़ आपको इस समय देखने के लिए मिलती थी। ये ड्रेनेज सिस्टम था, ये वेल्स थे जो लगभग हर घर के अंदर रहते थे, ये डॉकयार्ड था, यहाँ पर ये सिटी कुछ इस तरीके की बनी हुई दिखती थी, ग्रेनरीज बनाते थे ग्रेन को स्टोर करने के लिए। तो इन सब चीज़ों से हमको समझ में आता है कि बहुत वेल इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन था। बट ये जो सिविलाइजेशन का जो अर्ली फेज था वो इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था। वो जो फेज था उसको हम हाकरा फेज बोलते हैं, हाकरा फेज बोलते हैं, और घग्गर हाकरा रिवर वैली के आसपास का समय होता है ये। अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमको 3000 BC में देखने के लिए मिलते हैं इंडस स्क्रिप्ट के। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, जो अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। अब जो नेक्स्ट जो फेज है वो कहलाता है कोड डीजी। ये जो कोड डीजी जो फेज है, ये जो रीजन है वो रिप्रेजेंट करता है मैच्योर हड़प्पन फेज को। आपको ये लोकेशन देखने मिल रही है कोड डीजी, आपको ये लोकेशन इस तरीके से देखने मिलेगी। इसी लोकेशन में आपको इस समय की जो साइट्स है, इंपॉर्टेंट जो साइट्स है वो देखने के लिए मिलती है। अब इसके बाद में आता है अर्ली हड़प्पन जो कम्युनिटीज थी, अब वो एक अर्बन सेंटर में कन्वर्ट हो गई। जैसे कि विलेजेस थे वो धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई। और इसके बाद में
लास्ट जो पीरियड है वो हमको देखने मिलता है लेटर हड़प्पन फेज, जिस समय हमको ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने मिलता है हड़प्पन के लोगों का, और वो स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 1800 BC के आसपास। अब टाउन प्लानिंग की हम बात करते हैं तो सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग आपको देखने मिलती है, ग्रिड सिस्टम देखने मिलता है, बर्न ब्रिक्स देखने मिलती है, ड्रेनेज सिस्टम देखने मिलता है, अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड सिटाडल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि पॉसिबली ऑक्यूपाई किए जाते थे रूलिंग क्लास के द्वारा। इसके अलावा लो टाउन्स देखने मिलते हैं जो कि ब्रिक से बने होते हैं। दिख रहा है आपको, प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लानिंग दिख रही होगी इस पिक्चर में। ड्रेनेज सिस्टम में ऑलरेडी आपको पिक्चर में बता चुकी हूँ। फोर्टिफाइड सिटाडल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब कि ये जो ऊपर का पार्ट है ये बेसिकली पूरी तरीके से कवर होता था, फोर्टिफाइड होता था। जो जितने भी हाउसेस होते थे उसमें आपको कोर्ट यार्ड और बाथरूम देखने मिलता था, हर घर के अंदर वेल होता था, कुआं होता था। ग्रेनरीज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था हड़प्पन साइट्स का, मतलब कि ग्रेनरीज वो जगह होती थी जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। अब हम बात करेंगे रिलीजन की। तो देखिए इस समय हमको कोई टेम्पल के एविडेंसेस देखने नहीं मिलते हैं। हमको जो एविडेंसेस मिले इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जूलेट्री में बिलीव करते होंगे। मतलब कि देखिए इस समय हमको जो सील्स मिलती हैं उस पर आपको एनिमल्स बने हुए दिखते हैं, हम्प्ड बुल, हम्प्डलेस बुल, एलिफेंट हो गया, अलग अलग पशुपति महादेव सील देखने के लिए मिलती है। तो इससे हमको समझ में आता है कि इस समय के लोगों के लिए ट्री और एनिमल वर्शिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी। फर्टिलिटी गॉडेस के तौर पे हम अर्थ को देखते हैं उस समय। मेल जो डीटी होते थे उनको हमने सील पे रिप्रेजेंट किया है 3 हॉर्न्ड हेड के साथ में। इसके अलावा न्यूमरस सिंबल्स हमको देखने के लिए मिलते हैं फेलस और यूनि वर्शिप के। एमुलेट्स आपको देखने मिलते हैं, मतलब कि इस समय के लोग ताबीज वगैरह भी पहनते थे। पशुपति महादेव की यदि हम बात करते हैं तो ये सराउंडेड थे 4 एनिमल्स से, जिसमें आपको एलिफेंट, टाइगर, राइनोसरस, बफेलो और इनके फीट के नीचे 2 डियर्स बैठे हुए दिखते हैं। फायर अल्टर्स भी आपको देखने के लिए मिलता है कालीबंगन के अंदर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर लोकेशन से देखने के लिए मिल जाती हैं। अब यदि हम बात करते हैं पॉलिटी की और सोसाइटी की, तो कोई क्लियर आइडिया नहीं है हमको कि इस समय के लोगों का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का था। बट जो भी हमारे पास में एविडेंस है उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि शायद ये मर्चेंट क्लास थी जो इस समय रूल करती थी। तो मर्चेंट क्लास का हमको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जिस तरीके से ये लोग बेसिकली डेवलपमेंट में, कमर्शियल एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। एज कंपेयर टू लैंड एक्विजिशन या लैंड को एक्वायर करना, कॉन्कर करना, उसकी जगह पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता था बिजनेस करना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना। यदि हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हड़प्पा की जो इकोनॉमी थी वो इरिगेशन सरप्लस एग्रीकल्चर आपको देखने मिलता था, कैटल रेयरिंग देखने मिलती थी, और भी बहुत सारे क्राफ्ट्स और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती थी। तो मल्टीपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको इस समय पे देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि सब कोई एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। इसके अलावा आपको ये समझ में आता है कि ये फ्लड प्लेन के आसपास का रीजन था हड़प्पन साइट्स। सफिशिएंट फूड ग्रेन्स आपको देखने मिलते थे, वीट, बार्ले, पीस, मस्टर्ड, चिकन, लेंटिल, सीसम, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती थी। मिलेट्स आपको गुजरात के आसपास देखने मिलते हैं। राइस के कल्टीवेशन के एविडेंस भी आपको देखने मिलते हैं लोथल और रंगपुर में। कैनाल्स होते हैं उसके भी आपको एविडेंसेस देखने मिलते हैं। हमको ये भी समझ में आता है कि लार्ज अमाउंट में ये एनिमल के डोमेस्टिकेशन की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते थे। और प्लॉग्ड फील्ड से हमको ये समझ में आता है कि ये प्लॉगिंग करते थे एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर इन्वॉल्व रहते थे। एनिमल जो डोमेस्टिकेट करते थे वो होते थे शिप, गोट और पिग्स। लायन हमको देखने नहीं मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्राफ्ट और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज एज कहलाती है ये। यदि हम कॉपर की बात करें तो ये बेसिकली खेतरी माइंस है राजस्थान में, वहाँ से आता था। टीन आता था अफगानिस्तान से शायद, और इसी से बनता था ब्रॉन्ज। अब यदि हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो टेराकोटा का यूज़ करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ की जाती थी, उसके भी हमको एविडेंसेस देखने मिलते हैं। पॉटरी व्हील का यूज़ किया जाता था। ट्रेड की यदि हम बात करते हैं तो एक्सटेंसिव इनलैंड और फॉरेन ट्रेड होता था।
फॉरेन ट्रेड होता था मेसोपोटामिया, बहरीन, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में। इंपोर्ट करते थे ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टीन, जेड, स्टेटाइट, लेपूस लाज़ाली और सफ़ायर को। और एक्सपोर्ट करते थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, कॉटन को, गुड्स को, पॉटरी को, आइवरी प्रोडक्ट्स को, कॉपर को। इनके जो वेट्स होते थे वो 16 के मल्टीपल में होते थे, जैसे 16, 38, 32, 64 इस तरीके से। इसके अलावा इनकी जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज होती थी उसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, बट हमको ये समझ में आता है कि शायद ये कोई प्रोटो ड्रेविडियन लैंग्वेज थी। ये रीसेंट स्टडी है अभी इसी महीने की। अब यदि हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की बात करें तो हमको ऑलमोस्ट यहाँ पर 250 से लेकर 400 पिक्टोग्राफ्स देखने के लिए मिले हैं। अब आता है रीजन ऑफ डिक्लाइन। ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन क्यों हुआ? बहुत बड़ा क्वेश्चन। इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतने बड़े रीजन का आखिर ये एकदम से डिक्लाइन हुआ कैसे मैम? तो एक्चुअल रीजन हमको समझ में नहीं आता है कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ। अभी भी बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं। पहले एक थ्योरी दी जाती थी कि शायद जो आर्यंस और जो वैदिक पीपल थे उनके इन्वेजन के कारण ये डिक्लाइन हुए, बट ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है। बात के सारे एविडेंसेस उस थ्योरी को डिक्लाइन कर देते हैं। इसके अलावा यदि हम नेचुरल और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं तो वो शायद एक बहुत बड़ा रीज़न था जिसके कारण इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा जियोलॉजिकल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे जिसके कारण ये डिक्लाइन हुआ, और कई सारे टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी शायद ये डिक्लाइन हुआ है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं आईवीसी के डिक्लाइन के लिए। ओके, तो गाइज आज का ये जो सेशन है इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। कल से जो सेशन होगा उसके अंदर हम लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास रहेगी आपकी रोज रात को 9 बजे, और हम इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे कल से जो सेशंस होंगे उसमें, ताकि आपका कोई भी पार्ट इस तरीके से छूटे ना। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के आप लोगों के लिए सेशंस बना पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।